नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। अगर आपने भी अपने रिटायरमेंट के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम को अपनाया हुआ है तो अब आपके लिए खुशखबरी है। अब आप सरकार की इस नई यूपीएस तो आप इसकी यूपीएस का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका है। दरअसल सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में का कहना है कि अगर एनपीएस सब्सक्राइबर कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें यूपीएस का भी फ़ायदा मिलेगा। तो आखिर वो कौन सी शर्तें हैं, उन्हें कैसे फ़ायदा मिलेगा, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि अश्विनी राणा जी हैं, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग की। सर, टीवी 9 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, मेरा पहला सवाल है कि आखिर एनपीएस वालों को यूपीएस का फ़ायदा कैसे मिलेगा? ज़रा इसको क्लियर करेंगे सर कि क्या है मामला ये? देखिए क्या है, बहुत समय से जब से एनपीएस आया था और जब उसके बाद 2009 में उसका जो इन्वेस्टमेंट था लोगों का, उसको शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया था, तो लोगों को लगता था कि भाई हमारा पैसा जो है वो बाद में सिक्योर्ड होगा, नहीं होगा, वो क्या होगा। और इसलिए लोग ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे थे, तो बहुत प्रेशर था। एक दो प्रदेशों ने भी उसको शुरू कर दिया था, लेकिन वो वाइबल नहीं है जो जी ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार के हिसाब से। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की जाए, जी जिसमें कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करे, एम्प्लॉयर भी करे, और एम्प्लॉयर का जी कंट्रीब्यूशन जहां एनपीएस में 14% था, इसमें 18.5% है, तो जी वो भी ज्यादा हो गया। जी तो उसके कारण से अब उसको जब वो रिटायर होगा तो उसको कम से कम एक डिफाइंड पेंशन मिलेगी। उसको पता है कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो लास्ट मेरी जो बेसिक है उसका 50% मेरे को पेंशन के रूप में मिलेगा। तो जी ये एक बहुत बड़ा लोगों के लिए रेस्क्यू था कि भाई हाँ, मेरे को अब कोई टेंशन नहीं है। रिटायरमेंट पर जितनी मेरी लास्ट की बेसिक होगी उसका 50% मेरे को पेंशन के रूप में मिलेगा। तो जी पहला तो ये सीधा सीधा लाभ है जो कि यूपीएस में मिलेगा। जी दूसरा, एनपीएस में जब आप रिटायर होते हैं तो आप अपना 60% निकाल सकते हैं, जी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक मुश्त वन टाइम जो पैसा है वो भी आपको जो है सरकार जो है वो देगी। यानी जी 6 महीने, एक साल में जो जी 6 महीने का, यानी आपने 20 साल सर्विस की है तो 10 साल का जो है लास्ट बेसिक जो सैलरी है उसका वन जी टेन आपको वन टाइम एक मुश्त राशि भी मिलेगी, जी और उसके साथ पेंशन भी मिलेगी। और इन केस अगर जो इम्प्लाई है उसकी डेथ हो जाती है तो जी उसके परिवार को यानी स्पाउस को जी जो पेंशन है उसकी जो फिक्स हुई हुई है जी उसका 60% मिलेगा। जी तो यानी वो भी सिक्योर्ड हो गया, वन टाइम पैसा भी मिल गया, और पेंशन भी उसकी डिफाइंड हो गई कि इतनी पेंशन तो मुझे मिलेगी। जी तो ये एक कुल मिला के सीधा सीधा जो है ये तीन लाभ जो है जी कर्मचारी को दिखाई देते हैं। इसके जी कारण से मुझे लगता है कि यूनिफ जो पेंशन स्कीम आई है जी ये एम्प्लॉइज को जो है अट्रैक्ट करेगी। जी सर, ये आपने कही कि ये जो नई पेंशन स्कीम है ये एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करेगी और सरकार की कोशिश भी यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका लोगों को मिल सके। सर, इसमें एक सवाल है, जैसा आपने बताई 10 साल वाली बात, तो दूसरा मेरा सवाल है कि 10 साल तो नौकरी करना अनिवार्य है, लेकिन सर इसमें ब्याज कैसे मिलेगा, ब्याज कैसे निर्धारित होगा और ब्याज मिलेगा तो कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? ये दोनों ज़रा क्लियर करेंगे सर? देखिए हाँ, बिल्कुल 10 साल की मिनिमम अगर सैलरी वो एम्प्लॉय काम करता है जी तो उसको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन की गारंटी है। जी जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। लेकिन जी एनपीएस में एक फायदा है कि आपने 5 साल बाद नौकरी छोड़ी तो जी आपका जो भी एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है जी उस अकाउंट को आप अपने साथ कैरी करेंगे। नई कंपनी में गए तो सेम एनपीएस अकाउंट आपका कैरी रहेगा। जी क्योंकि आजकल जैसे ट्रेंड है कि जो युवा है वो हर 2 4 5 साल बाद नौकरी छोड़ते हैं। जी लेकिन ये स्कीम जो अभी आई है यूनिफाइड पेंशन, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, ये जी बाकी लोगों के लिए भी नहीं है। जी आने वाले दिनों में इसको पब्लिक सेक्टर या बाकी जगह पर भी इसको हो सकता है कि जी लागू किया जाए। तो इंटरेस्ट जो है वो जो पीएफ का इंटरेस्ट होता है जी उसी रेट से उसका इंटरेस्ट जो है उसके जो फंड होगा उसमें जी उसको मिलता रहेगा।
जी सर, ये तो आपने बताई कि इंटरेस्ट की बात, कि इंटरेस्ट जो आपका पीएफ का होगा उसी फंड के अनुसार मिलेगा। सर इसमें जैसा आप बता रहे हो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है ये, तो सर ये एनपीएस से यूपीएस कितना अलग है? मतलब दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर एक आम आम आदमी समझना चाहे, मान लीजिए मैं एनपीएस से शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? और मैं इसके देखिए, बेसिक उसके अंतर लिए को कैसे समझ पाऊंगा? सरकार ने एक कैलकुलेटर जो है वो जी अवेलेबल कराया ऑनलाइन। जी आप एनपीएस की जो वेबसाइट पे जाके या पेंशन रेगुलर अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके भी उस जो कैलकुलेटर है उसमें आप अपनी सैलरी ये वो सारा जो जो डिटेल है वो जी डालकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि दोनों में से आपको कौन सा बेनिफिट है। जी इसलिए मैंने कहा कि जो लोग फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं उनके जी लिए एनपीएस बेटर है, क्योंकि जो भी वो अपना कैरी कर जी सकते हैं, जो भी उन्होंने अपना फंड को जी जो फंड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जी और जो कंपनी ने या सरकार ने दिया है। लेकिन यहाँ पर आप मिनिमम 10 साल की आपको सर्विस करनी पड़ेगी जी और अगर 25 साल की नौकरी के बाद आप जो है पेंशन के लिए पूरी पेंशन के लिए एलिजिबल जी होंगे। लेकिन अगर आपकी एज 25 साल की जॉब करने के बाद रिटायरमेंट एज नहीं आई है, तो आप अगर प्री रिटायरमेंट लेते हैं, जी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो आपकी पेंशन 60 साल के बाद शुरू होगी। जी ये इसमें एक ड्रॉबैक है कि आपने 25 साल की सर्विस कर ली, जी लेकिन आप रेगुलर रिटायर नहीं हो रहे, आप जी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आपकी पेंशन जो है वो 60 साल के बाद ही शुरू होगी। जी लेकिन हाँ, वो जैसे कहा कि एनपीएस से अलग इसलिए है कि आपको वन टाइम एक अमाउंट भी मिलेगा, दूसरा पेंशन डिफाइंड होगी, तीसरा आपकी जो फैमिली पेंशन है वो भी आपकी स्पाउस को जो है वो लास्ट जो आपकी पेंशन है उसका 60% उसको मिल पाएगा। तो ये तीन मुद्दे जो हैं ये एनपीएस में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होते। जी सर, एनपीएस की जहाँ तक बात करें तो एनपीएस में एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जैसा आपने बताया भी कि आपका पैसा मार्केट में भी लगता है, इक्विटी में भी लगता है। तो अगर वो बढ़ता है तो उस तरह से आपका एनपीएस की रकम भी बढ़ती है और आपको इसका फ़ायदा ही मिलता है। लेकिन वहाँ वही रिस्क फैक्टर भी है। तो सर एक आम आदमी, मतलब एक आम नौकरी पेशा, हालांकि अभी ये केवल सरकारी कर्मचारियों की है, तो एनपीएस में कैसे कैलकुलेट करें, मतलब उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल सर, कि जैसे आपने बताया 25 साल नौकरी अगर आपने कर ली लेकिन आपको पेंशन मिलेगा 60 साल, तो उस बीच के दौरान अगर पैसा चाहे कोई इंसान निकालना तो कैसे निकाल सकता है या फिर क्या करना होगा? जी सर। देखिए क्या है कि एनपीएस के अंदर जो बेनिफिट जो जैसे मैं बता रहा था कि जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हम्म तो वो अपनी ऑप्शन दे सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क में होगा, लो रिस्क में होगा, किस जी तरह की इन्वेस्टमेंट मैं चाहता हूं कि मेरा जो फंड है जी उसको किया जाए, तो उसी तरह की इक्विटी में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। हाई रिस्क में है तो उसमें रिटर्न ज्यादा होता है लेकिन रिस्क जी है। लो रिस्क वाले अगर इक्विटी में है तो उसको रिस्क कम है लेकिन उसका जो रिटर्न है वो कम होता है। तो इसलिए इम्प्लाई का ऑप्शन होता है कि मेरे फंड को आप किस प्रकार से इन्वेस्ट करेंगे। जी लेकिन यहाँ पर जो है आपने कहा कि भाई ये जो है ओपीएस। यूपीएस में जी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जी वो उस प्रकार की सुविधा नहीं है। तो लेकिन बेनिफिटेड मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारा फंड बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा, हम जी जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए एनपीएस बेटर है। लेकिन जिनको लगता है कि मुझे नौकरी पूरी करनी है, तो उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अच्छी ऑप्शन है। जी और जो है उसके अंदर क्योंकि सरकार का कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस से ज्यादा है, यानी वहाँ 14% सरकार जो है कंट्रीब्यूट करती है, या 18.5% वो जी कंट्रीब्यूट करेगी। सर एक सवाल है, इसको लेकर लगातार विवाद भी हुए हैं, मतलब ये राजनीति का केंद्र भी बना था, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, और कई सारे चुनावों में भी इसका मतलब विपक्ष ने भी जमकर विरोध किया, तो तमाम विरोध होते रहे। तो आखिर इसमें ऐसा क्या झोलझाल था जिसको लेकर तमाम विवाद बार बार आते रहे और सरकार को बार बार बैकफुट पे आना पड़ जाता था? कई बार आपने भी सुना होगा कि इसको लेकर कई पार्टियों में विवाद हो गए, कोई राज्य सरकार मान रही है, कोई नहीं मान रही है। तो जरा इस पर सर बताएंगे कि क्या क्या मामला था ये? क्या है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें इम्प्लाई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जी वो सारा कुछ जो है
सरकार को ही उसका जो फंड है वो मैनेज करना है, और वो जो पूरी कॉस्ट है वो सरकार के ऊपर है। तो इसलिए गवर्नमेंट्स पे वो बहुत बड़ा बर्डन, उनका कहना था कि वो बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि एम्प्लॉइज जो है वो जो आने वाले समय में जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं वो वर्किंग एम्प्लॉइज से ज्यादा होते जा रहे हैं। तो जो जो पे बिल है वो जी पेंशन का ज्यादा हो रहा है और वर्किंग का कम हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये यूपीएस, पहले एनपीएस को लाए, उसमें भी कंट्रीब्यूटरी है, और यूपीएस में भी कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, यानी सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी और बिल्कुल एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो जो फंड है वो जनरेट होता है, तो उसके कारण से सरकार के ऊपर जो बोझ है वो जी थोड़ा सा कम हो जाता है। जी। तो सर इसको लेकर विवाद क्या था, मतलब जो दूसरी पार्टियां जो विरोध कर रही थी वो क्यों विरोध कर रही थी? क्या उनके उनके जेब से देखिए पैसा जाने वाला था? वो क्या है कि जो भी पार्टी रहती है अपोजिशन में, जी उसका यही सोच रहता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि पब्लिक सेंटीमेंट के साथ जुड़ा है, तो जी उस मुद्दे को उठाया जाए। जी तो ये इसलिए आज एक अभी भी मुद्दा है, अभी भी बहुत बड़ा एक मूवमेंट है जो ये नहीं मान रहे कि उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम से उनको कोई लाभ होगा। वो आज भी कहते हैं कि ओल्ड, अब सरकार जो है सारा कुछ सरकारी फंडिंग से हो, तो सरकार को लगता है कि वो मुश्किल है, सरकार के खजाने पे उसका बहुत बोझ पड़ता है। जी मकसद कर्मचारी को डिफाइंड पेंशन से है, अगर वो उसको मिल रही है और उसका जो सोशल सिक्योरिटी है रिटायरमेंट के बाद वो उसको मिल रहा है, तो मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो एनपीएस की जगह यूपीएस आ जाए, एटलीस्ट उसको सोशल सिक्योरिटी मिल पा रही है। तो सर ये जो यूपीएस है इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल है, तो इससे सर कितने लाखों लोगों को मतलब लाभ मिलेगा, या कितने करोड़ों की कुछ संख्या बता पाएंगे सर? अभी लगभग 30 लाख ऐसे लोग हैं जो कि एनपीएस में हैं, उनमें से कितने लोग इधर शिफ्ट होते हैं जी यूपीएस में, वो जी देखना पड़ेगा, जी उसमें केंद्रीय कर्मचारी। लेकिन इस स्कीम को बढ़ाना चाहिए सरकार को, जी और पब्लिक सेक्टर में भी इसको लेके आना चाहिए। जी प्राइवेट सेक्टर में तो ये स्कीम पता नहीं आएगी आएगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जरूर इस स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो मतलब पब्लिक सेक्टर में आएगी तो इसका दायरा और बढ़ेगा। जैसे पेंशनर जो नॉर्मल हैं वो करोड़ों की संख्या में हैं, मतलब जो देश में अभी फ़िलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में सरकार इसीलिए लगातार फोकस भी कर रही है, और सरकार का मतलब 2-3 बार कवायद कर भी चुकी है, और इसको बार बार सरकार प्रमोट भी कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके दायरे में आएँ। सर अब मेरा दूसरा सवाल है कि जैसा आपने इक्विटी वाली फंड बताई, तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है एनपीएस, जैसे एक प्राइवेट नौकरी करने वाला हूँ, जैसे मैं ही अपने आप को मान लूँ, तो मुझे एनपीएस इसलिए बेहतर लगता है क्योंकि मुझे मार्केट मैनेज करना आता है। तो मुझे लगता है कि मेरा पैसा इस फंड में है तो मैं समझ सकता हूं कि हाँ मेरा मतलब पैसा बढ़ेगा यहाँ से। लेकिन वही मुझे यूपीएस में अब मतलब एक नौकरी पेशा प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ, तो उनको लगता है कि नहीं एनपीएस बेहतर है। तो उनको क्या यूपीएस के फायदे नहीं समझ में आते या फिर क्या है? जी सर। नहीं, पहली बात तो अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए यूपीएस है नहीं। जी दूसरा, जो आपने कहा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जी इन्वेस्टमेंट तो वो जो ट्रस्ट है एनपीएस का वही करता है। जी हमें सिर्फ उसमें ये बताना पड़ता है कि किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क वाली की जाए, लो रिस्क वाली की जाए। जी इन्वेस्टमेंट तो यूपीएस फंड की भी होगी, और उसके लिए भी गवर्नमेंट की और जो पेंशन पेमेंट अथॉरिटी सबकी गाइडलाइंस रहती है कि किस किस हेड में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इक्विटी में होगी, कितनी सरकारी सिक्योरिटीज में होगी, कितनी बैंक डिपॉजिट में होगी। तो वो सारा जो फंड होता है कोई भी है, वो डिवाइड हो गया होता है, सारा पैसा इक्विटी में कभी भी नहीं लगाया जी जाता। जी तो एनपीएस का भी जो पैसा है वो इक्विटी में भी लगता है, और सरकारी सिक्योरिटीज में भी लगता है, एफडी में भी रहता है, जी ताकि सारा कुछ एक जगह पर उसको एक रेशो जो है सरकार फिक्स करती है कि जी कितने ट्रस्ट के जो फंड है वो कितना कितना किस किस हेड में आप कर खर्च सकते करते हैं। हैं जी।
सर ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और सर एक चीज़ है, क्योंकि किसी भी नौकरी पेशा के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पेंशन और दूसरा प्रोविडेंट फंड, क्योंकि वो आपकी सैलरी से कटता है। तो जहाँ तक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो अभी हाल ही में सरकार ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो नहीं की है, लेकिन ना घटाई भी नहीं है। तो ये भी करोड़ों, आई थिंक 7 से 8 करोड़ लोगों के लिए एक सरकार ने मतलब बोनांजा ही दिया है, बढ़ाया तो नहीं है लेकिन घटाया भी नहीं। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? इससे जो प्रोविडेंट फंड जो मतलब ईपीएफओ कर्मचारी हैं उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है कि देखिए कि अगर आप एफडी बैंक में भी करवाते हैं, तो जी इतना रिटर्न आपको नहीं मिलता जी और इसके अंदर जो भी आपका जो इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो क्युमुलेट हो रहा है। मतलब इंटरेस्ट क्यों वो भी फंड में इकट्ठा हो जाता है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और वो नॉन टैक्सेबल है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सरकार की तरफ से कर्मचारियों को आज की डेट में जबकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, बैंक इंटरेस्ट आरबीआई रेट कम कर रहा है, ऐसे में ईपीएफओ ने जो 8.25% जो जी कंटिन्यू रखा है, वे एक अच्छा प्रयास है कि कर्मचारियों को जो है उनके जो फंड है उसका इंटरेस्ट जो है वो कम से कम सेटिस्फैक्ट्री उनको इंटरेस्ट मिल पाएगा। जी सर। जी सर, इसीलिए ईपीएफओ ने आजकल आप देखेंगे उनकी वेबसाइट इतनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि आप पासबुक वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आप ईपीएफ कैलकुलेटर डालेंगे तो आप अपना देख सकते हैं कि अगर 58 साल में मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरा ये जो 9,000 10,000 या जो भी पीएफ कट रहा है, एक अमूमन फिगर में बता रहा हूँ, तो देखते देखते आपकी 58 साल की नौकरी में करोड़ों में पहुँच जाता है, क्योंकि ब्याज दर उसमें बहुत तगड़ा है। जैसा आपने बताया कि 8.25 कोई बैंक नहीं देता है। तो सर इसमें एक आम आदमी को, मतलब एज एन एक्सपर्ट आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक आम आदमी को कितना महत्व समझना चाहिए, कि प्रोविडेंट फंड का कितना महत्व है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते हैं। ये मेरा सवाल अभी इसलिए उठाया मैंने क्योंकि मैं खुद कई लोगों से मिला हूँ या जानता हूँ जो नौकरी बार बार बदलते हैं और अपना पीएफ ट्रांसफ़र तक नहीं कर पाते हैं, और या तो भूल जाते हैं या फिर करते नहीं हैं, फिर उनकी मुसीबतें बढ़ती हैं, उनके पास 5-5 6-6 पीएफ अकाउंट हो जाते हैं, तो वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो ऐसे में एज एन एक्सपर्ट आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे सर? नहीं, नहीं, अभी तो देखिए ये डिजिटलाइज़ेशन के कारण से हर क्षेत्र में क्रांति आई है और जी ईपीएफओ के क्षेत्र में तो बहुत बड़ी क्रांति हुई है कि लोग भटकते रहते थे अपना पीएफ जानकारी प्राप्त करने के लिए, लेकिन जी आज सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है और जो उसका नंबर है जी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी नंबर के आधार पर अगर नौकरी चेंज करते हैं, तो भी उनका पैसा जो है उसमें नए उसी अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। जी लेकिन फिर भी नौकरी बदलते हुए कर्मचारियों को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब उन्होंने नौकरी स्विच ओवर की है, तो मेरे खाते में जो उस एम्प्लॉयर ने मेरा पीएफ काटा है, जी वो गया है कि नहीं गया? क्योंकि जी बहुत बारी देखा जाता है कि कई एम्प्लॉयर जो है, पैसा तो काट लेते हैं सैलरी से, लेकिन वहाँ पर नहीं जमा कराते और जी जब नई नौकरी जॉइन करें, तो वो भी ज़रूर देखें कि मेरा जो पीएफ कटता शुरू जी हुआ है, वो मेरे अकाउंट में आना शुरू हो गया है। तो वो अपना स्वयं जो है अपने अकाउंट को ईपीएफओ के वहाँ पर जाकर पोर्टल पर जाकर वो इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं जी और उनको रेगुलर करते ही रहना चाहिए। जी। सर इसको लेकर सरकार भी काफ़ी सजग रहती है और समय समय पर मतलब ग्राहकों को बताती भी है, चाहे वो ईपीएफओ के मतलब मेंबर्स हों या फिर पेंशन भोक्ता हों, या आप भी बैंकिंग से जुड़े हैं, बैंकिंग कर्मचारियों की भी संख्या इसमें बहुत तादाद में है। तो सरकार की कोशिश रहती है, लेकिन कई लोग आजकल डिजिटल, जैसा आपने बताया डिजिटल हो तो रहा है, इसका फ़ायदा ही मिल रहा है, लेकिन स्कैमर्स का एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें देखा गया था कि ईपीएफओ में खासकर प्रोविडेंट फंड और ये पेंशन वाला जो फंड है उसमें स्कैमर्स की निगाह बनी हुई है, और लगातार अलग अलग नंबरों से कभी आपको ओटीपी भेज के या अलग अलग तरीक़ों से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपके मोबाइल पे एक ईपीएफओ से मैसेज आता है, आपकी और बिना ओटीपी के वो खुलेगा नहीं, लेकिन आप कई बार स्कैमर्स के जाल में फंसते हैं। तो ऐसे में आपको, आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देंगे कि इन सब से कैसे बचना चाहिए सर? नहीं, नहीं, बिल्कुल, जो मैसेज इस प्रकार से आते हैं, जी जिसको हमें नहीं समझ, उनको तो ओपन ही नहीं करना चाहिए, ना रिप्लाई करना चाहिए। जी और वैसे भी अभी जो है ट्राई ने जो है जी एक जो हेडर है, उसके अंदर फिक्स 4 अल्फ़ाबेट जोड़े हैं जी और वो से आप देख सकते हैं कि जो मैसेज आया है, वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। जी अगर पी लिखा है, तो उस हेडर के आगे पी मतलब प्रोफेशनल कोई मैसेज है, प्रमोशनल, जी
कोई एडवर्टाइजमेंट है या किसी कंपनी का कोई प्रमोशन है, एस लिखा है तो सर्विस है। तो सर्विस मतलब अगर ईपीएफओ आय से आएगा तो वो सर्विस का हो सकता है, और जी ट्रांजैक्शन का है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कोई भी हो सकती है। जी और जी लिखा है तो गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स से या इस प्रकार से कोई मैसेज जो सरकार की तरफ से आता है जी तो जी लिखा होगा। तो ऐसे हेडर के सामने सफिक्स जो है अभी ट्राई ने कहा है कि लगाने के लिए मैंडेटरी हो गया है। जो लोग उसमें ट्राई के पास रजिस्टर्ड है वही इन अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। तो बिना इन सफिक्स अल्फाबेट के कोई मैसेज आता है और उसमें कोई लिंक है तो इस लिंक को लोगों को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि सावधान रहेंगे तो हम बचेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी लेकिन हम खुद ही गलती करेंगे फिर हमें कोई बचा नहीं पाता। जी जी सर, वो कहा भी गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये बात लोग नहीं जी मानते हैं, छोटी सी लाइन है लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे लोग खास करके जो आजकल ट्रांजैक्शन के शिकार हो रहे हैं, या तो वो पीएफ, या तो वो पेंशन, या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, या फिर उनकी सरकारी स्कीम्स के नाम पे, जैसा कि पीएम किसान में इतने फर्जीवाड़े हुए थे, इतने फर्जीवाड़े हुए थे, उसके बाद सरकार को इसको रेगुलाइज करना पड़ा और इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम बनाना पड़ा। तब जाकर पता लगा कि सरकार ने इतना पैसा खर्च तो कर दिया लेकिन लाभार्थी को कोई और था, जो मतलब उसका योग्य नहीं था, उसको पैसा मिल रहा था। और एक दो नहीं, कई लोगों ने तो कितनी सारी किस्तें निकाल ली। तो ऐसे में सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि यूपीएस एक मुद्दा बना हुआ है, तो सर यूपीएस का जो मेन सरकार का जो मतलब उद्देश्य है वो क्या है सर, वो आपको क्या लगता है? वो यही है कि भाई पूरा जो लोड है, वो कॉस्ट जो है पेंशन की, जी एक तो सरकारों पर ना आए। भाई अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर स्टेट गवर्नमेंट पे भी ये स्कीम लागू होगी, उन पर भी ना आए। उसके अंदर कर्मचारी भी कंट्रीब्यूट करे, और जी कर्मचारी की जो एक उसके मन में चिंता थी कि मेरे को रिटायरमेंट पे डिफाइंड कितनी पेंशन मिलेगी ये मुझे पता हो, तो जी ये स्कीम जो है उस रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को बताती है कि इतना जो पेंशन है रिटायरमेंट के समय आपको मिलेगी, तो जी। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सर मतलब मोटे तौर पर इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपकी 10 साल की नौकरी होनी अनिवार्य है। दूसरा आपने बताया कि 25 साल तक आपने अगर जमा किया है तो पैसा आपको 60 साल में ही मिलेगा, रिटायरमेंट पे ही मिलेगा। तो ये मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर इसमें कुछ और आपको ऐसा लगता हो जो दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहें सर? नहीं, वो 25 साल करने के बाद रिटायरमेंट से पहले हम जी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, जी यानी मेरी 5 साल की नौकरी अभी बची है, जी लेकिन मैं 55 साल में रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो मेरे को पेंशन जो है वो 60 साल में ही शुरू होगी। ओके। लेकिन अगर हमारी 60 साल में हम रिटायर हो रहे हैं तो 25 साल की नौकरी हो गई है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बस यही है कि उसको हम कैलकुलेट कर लें, और जो 30 जून की लास्ट डेट है, वो मुझे लगता है कि वो डेट भी सरकार जो है बढ़ाएगी, जी क्योंकि अभी रिस्पांस जो है बहुत कम आ रहा है। जी और जून तक मुझे लगता है कि काफी लोग इसके साथ जो जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाएंगे, जी लेकिन उसकी एक बार दो बार ऐसी ऑप्शन उम्मीद की जा सकती है कि जी सरकार देगी, ताकि लोग जितने ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं वो उसमें जुड़ जाए। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि जैसे इसमें जो भी जुड़े, जैसा आपने कहा कि 30 जून लास्ट डेट है और आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी रिस्पांस उतना तगड़ा नहीं आया है, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सर इसमें जो है अब जो विवाद थे, मुझे लगता है अब वो विवाद सारे थम गए हैं क्योंकि ओपीएस यूपीएस का था, तो इसलिए सरकार ने आपको मौका दे दिया है कि आप एनपीएस वाले हो तब भी आपको यूपीएस का फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें सर जो मुझे लगता है मोटा मोटा विवाद तो खत्म हो चुका है। तो अब आगे क्या सरकार कुछ कदम उठाएगी सर इस पे, मतलब इसको और प्रमोट करने के लिए या फिर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो एक बहुत बड़ा सरकार ने रिलीफ दिया है कि आप एनपीएस में हैं, फिर भी आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जी तो उसमें आपको पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा, जो फंड है आपका जो अकाउंट में है वो भी वो शिफ्ट हो जाएगा। और जो रिटायरमेंट पर भी जो वहाँ की इम्यूनिटी जो है, जो जी आपकी रिटर्न से आएगी, वो माइनस करके आपको पेंशन जो दे दी जाएगी। तो और समय समय पर क्या होता है ना कि सरकार को यदि लगता है कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन आते हैं यूनियंस के या संगठनों के कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो सरकार वो करती रहती है। जी एनपीएस में भी पहले जब
इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन 10% से शुरू हुआ था। फिर सरकार को लगा कि भाई उसको इम्प्लाई को और बेनिफिट दिया जाए, जी। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% कर दिया, जी। फिर 12 से 14% कर दिया। यानी इम्प्लाई 10% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर जो है वो 14% करता है। यहाँ 18.5% करेगा। तो समय समय पर जैसे जैसे कुछ सुझाव या कुछ ऐसी चीजें आती हैं, सरकार उसके अंदर लोगों के सुविधा के लिए, बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ उसमें स्कीम में सुधार करती रहती है। जी। तो सर उम्मीद है कि लोगों को समझ में बहुत कुछ आया होगा और सरकार खुद समय समय पर कोशिश करती है। जैसा आपने बताया कि इतना ब्याज बढ़ा दिया कंट्रीब्यूशन 18.5%। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी भी फंड में कंट्रीब्यूशन होगा, तो इससे लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। बस ज़रूरत है सजग रहने की, ताकि आप इन सब स्कैमर्स के जाल में ना फंसे। और आपने सर जो 2-3 बातें बताई, जैसे ऑथेंटिकेशन वाली और मैसेज वाली, मुझे लगता है कि TV9 के दर्शकों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। तो सर TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारी आप समय समय पर देते रहें। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं। सजग रहें, सुरक्षित रहें। जी सर, नमस्कार। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि आप यूपीएस में जाएं, एनपीएस में जाएं, आपके पास सारा कैलकुलेशन है, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन सजग रहें, क्योंकि डिजिटल के दौर में सजग रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सजग रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। बाकी ऐसी ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।